कहानी की शुरुआत में हम 5 साल की हाइडी को देखते हैं, जो स्विट्जरलैंड में अपनी मौसी डीटे के साथ रहती है। हाइडी के माता पिता की मौत हो चुकी है, इसलिए बचपन से डीटे ही उसकी देखभाल करती आई है। लेकिन अब डीटे को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में एक नई नौकरी मिल गई है, जहां वह हाइडी को अपने साथ नहीं रख सकती। इसलिए वह बच्ची को उसके दादाजी के पास छोड़ने का फैसला करती है, जो स्विट्जरलैंड के मेनफेल्ड गांव से काफी ऊपर पहाड़ों पर अकेले रहते हैं। एक दिन डीटे हाइडी का हाथ पकड़कर उसके दादाजी के घर की तरफ चल पड़ती है। रास्ता काफी लंबा और ऊंचा होता है। गांव से गुजरते समय कुछ औरतें उन्हें रोककर पूछती हैं कि वे इतनी छोटी बच्ची को लेकर पहाड़ पर कहां जा रही है। जब डीटे दादाजी के बारे में बताती है तो सभी हैरान हो जाती है। गांव वाले हाइडी के दादाजी को एल्प अंकल कहते हैं। वह कई सालों से लोगों से दूर पहाड़ पर अकेले रह रहे हैं। गांव में उनके बारे में कई डरावनी बातें फैली हुई हैं। लोगों का मानना है कि वह बहुत गुस्सैल है और उन्हें किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है। इसलिए औरतें डीटे को समझाती हैं कि छोटी बच्ची को ऐसे आदमी के पास छोड़ना ठीक नहीं होगा। लेकिन डीटे के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चढ़ाई हाइडी के लिए थकाने वाली जरूर होती है, लेकिन पहाड़ की खुली हवा उसे बहुत पसंद आती है। उसे गर्मी लगने लगती है, इसलिए वह रास्ते में अपने भारी कपड़े और जूते उतारती जाती है। कुछ ही देर में वह हल्के कपड़ों में घास पर दौड़ने लगती है। डीटे उसे जल्दी चलने के लिए कहती रहती है, जबकि हाइडी फूलों, जानवरों और चारों तरफ फैले पहाड़ों को देखकर खुश हो रही होती है। अब तक उसे ज्यादातर समय घर के अंदर रहना पड़ा था, इसलिए यहाँ की खुली और आजाद जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई होती है। काफी ऊपर पहुंचने के बाद दोनों को लकड़ी की एक छोटी झोपड़ी दिखाई देती है। यही हाइडी के दादाजी का घर है। दादाजी उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि डीटे किसी परेशानी के साथ आई है। डीटे सीधे बताती है कि उसे फ्रैंकफर्ट में नौकरी मिल गई है और अब वह हाइडी को नहीं संभाल सकती। वह उन्हें याद दिलाती है कि हाइडी उनकी अपनी पोती है और पिछले 5 साल से वह अकेले उसकी जिम्मेदारी उठा रही थी। दादाजी बच्ची को अपने पास रखने से साफ मना कर देते हैं और डीटे से उसे वापस ले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन डीटे भी अब फैसला कर चुकी है। वह हाइडी को समझाती है कि उसे अपने दादाजी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर वह उसे वहीं छोड़कर तेजी से पहाड़ से नीचे उतर जाती है। दादाजी डीटे को रुकने और बच्ची को साथ ले जाने के लिए आवाज देते हैं, मगर वह पीछे मुड़कर नहीं देखती। हाइडी कुछ देर तक झोपड़ी के बाहर खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी मौसी उसे छोड़कर क्यों चली गई और दादाजी उसे अंदर क्यों नहीं बुला रहे। जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो वह पास बने बकरियों के तबेले में चली जाती है। वहां सूखी घास पड़ी होती है। हाइडी उसी घास पर लेट जाती है और अपनी पहली रात अकेले वहीं गुजारती है। अगली सुबह दादाजी बाहर आते हैं तो हाइडी उन्हें फिर से नमस्ते करती है। वह बच्ची को बकरी का ताजा दूध देते हैं, लेकिन अभी भी उसे अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। वह हाइडी को नीचे गांव के पादरी के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि इसके लिए कोई दूसरा घर ढूंढा जाए। पादरी तुरंत कोई इंतजाम नहीं कर पाता। वह दादाजी से कहता है कि 3 दिन तक बच्ची को अपने पास रखे, इसके बाद वह किसी परिवार से बात करेगा। अगर कोई हाइडी को रखने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसे बच्चों के होम में भेजना पड़ेगा। मजबूरी में दादाजी उसे वापस पहाड़ पर ले आते हैं। शाम होने पर हाइडी पूछती है कि वह रात में कहां सोएगी। दादाजी रूखे अंदाज में कहते हैं कि जहां उसका मन करे। झोपड़ी में सिर्फ एक बेड और एक चेयर होती है। तभी हाइडी को ऊपर जाने वाली छोटी सीढ़ी दिखाई देती है। वह उससे चढ़कर अटारी में पहुंचती है, जहां सूखी घास का बड़ा ढेर और एक छोटी खिड़की है। उस खिड़की से तारों से भरा पूरा आसमान दिखाई दे रहा होता है। हाइडी खुशी से कहती है कि वह यहीं सोएगी। फिर वह धीरे से दादाजी को बताती है कि वह बच्चों वाले होम में नहीं जाना चाहती। दादाजी कोई जवाब नहीं देते, लेकिन पहली बार उनके चेहरे पर हाइडी के लिए थोड़ी चिंता दिखाई देती है। अगली सुबह बकरियों का एक झुंड झोपड़ी के पास आता है। उन्हें लेकर आने वाला लड़का पीटर है, जो गांव के लोगों की बकरियां हर दिन ऊंचे मैदानों में चराने ले जाता है। दादाजी अपनी दोनों बकरियां उसके हवाले करते हैं और कहते हैं कि आज हाइडी भी उसके साथ जाएगी, ताकि वह पहाड़ों पर रहने का तरीका सीख सके। हाइडी यह सुनकर खुश हो जाती है। दादाजी उसके लिए ब्रेड, चीज और सॉसेज बांध देते हैं और वह पीटर तथा बकरियों के पीछे चल पड़ती है। रास्ते में दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं। हाइडी बताती है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। पीटर भी अपनी माँ और अंधी दादी के साथ रहता है, क्योंकि उसके पिता की भी मौत हो चुकी है। हाइडी को हर चीज के बारे में सवाल पूछने की आदत है। वह बकरियों के नाम जानती है, पीटर से आग जलाना सीखती है और खुले मैदानों में दौड़ती रहती है। पीटर शुरू में उसके लगातार सवालों से परेशान होता है। खाने के समय वह चुपके से हाइडी का कुछ चीज और सॉसेज भी खा जाता है और पूछने पर साफ मना कर देता है। थोड़ी देर बाद 2 बकरियां आपस में लड़ने लगती हैं। पीटर गुस्से में उन्हें छड़ी से मारता है। हाइडी तुरंत उसे रोकती है। पीटर बताता है कि लड़ने की वजह से बकरियां कम दूध देंगी, इसलिए उन्हें सजा देना जरूरी है। हाइडी उससे कहती है कि अगर वह आगे से किसी बकरी को नहीं मारेगा
तो वह हर दिन अपने खाने का आधा हिस्सा उसे देगी। आधा खाना मिलने की बात सुनकर पीटर उसकी शर्त मान लेता है। शाम को वापस आते समय पीटर गांव में फैली दादाजी की डरावनी कहानियां हाइडी को बता देता है। वह कहता है कि कुछ लोगों को तो यह भी लगता है कि दादाजी ने कभी किसी को मार दिया था। ये सुनकर हाइडी डर जाती है और रात को फिर से तबेले में सोने की बात करने लगती है। दादाजी समझ जाते हैं कि पीटर ने उसके मन में डर भर दिया है। वह हाइडी से कहते हैं कि लोग अक्सर बिना सच जाने दूसरों के बारे में बुरी बातें फैलाते हैं। उसे खुद तय करना चाहिए कि वह गांव वालों की कहानियों पर भरोसा करेगी या अपनी आंखों से देखी हुई सच्चाई पर। हाइडी ने अब तक दादाजी को किसी के साथ गलत करते नहीं देखा था, इसलिए उसका डर खत्म हो जाता है। अगले दिन हाइडी पीटर को बताती है कि शायद यह उसका यहाँ आखिरी दिन है, क्योंकि दादाजी उसे किसी दूसरे परिवार के पास भेजने वाले हैं। पीटर भी उदास हो जाता है। उधर दादाजी पूरा दिन लकड़ी काटते और कुछ बनाते रहते हैं। शाम को हाइडी झोपड़ी लौटती है तो खाने की टेबल के पास एक छोटी नई चेयर रखी होती है। हाइडी तुरंत समझ जाती है कि यह चेयर उसके लिए बनाई गई है। वह पूछती है कि जब उसे जाना ही है तो दादाजी ने उसके लिए चेयर क्यों बनाई। दादाजी बताते हैं कि वह अब कहीं नहीं जाएगी। अगले दिन भी पीटर के साथ पहाड़ पर जाएगी और उसके बाद भी। ये सुनकर हाइडी खुशी से उन्हें गले लगा लेती है। अब दादाजी की झोपड़ी ही उसका अपना घर बन जाती है। समय गुजरने लगता है। हाइडी हर दिन पीटर और बकरियों के साथ ऊंचे मैदानों में जाती है, लेकिन दादाजी गांव वालों और अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर देते हैं। उनका मानना है कि हाइडी को पहाड़ों पर वह सब मिल रहा है जिसकी उसे जरूरत है। बर्फ पड़ने पर दादाजी हाइडी के लिए लकड़ी की एक छोटी चिड़िया और एक मजबूत स्लेड बनाते हैं। एक दिन दोनों स्लेड पर बैठकर नीचे गांव जाते हैं। दादाजी हाइडी को पीटर के घर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अंधेरा होने से पहले उसे लेने आ जाएंगे। पीटर उस समय स्कूल में होता है। घर में उसकी माँ और अंधी दादी हाइडी का स्वागत करती हैं। दादी उसके चेहरे को हाथों से छूकर पहचानती है। कुछ देर बाद पीटर भी स्कूल से लौट आता है और हाइडी को बताता है कि उसे पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। खाने के समय हाइडी अपनी ब्रेड दादी को देना चाहती है, मगर उनके दांत कमजोर है और वह सख्त ब्रेड नहीं खा सकती। हाइडी इस बात को चुपचाप याद रख लेती है। शाम को दादाजी उसे वापस पहाड़ पर ले जाते हैं। वसंत आने पर डेटे अचानक दोबारा वहां पहुंचती है। वह बताती है कि फ्रैंकफर्ट के एक अमीर परिवार को अपनी बेटी क्लारा के लिए एक साथी लड़की चाहिए। वहां हाइडी को अच्छे कपड़े, बड़ा घर और पढ़ाई का मौका मिलेगा। दादाजी उसकी बात सुनते ही मना कर देते हैं। डेटे उन्हें धमकी देती है कि हाइडी को स्कूल न भेजने की वजह से अधिकारी बच्ची को उनसे छीन सकते हैं। दादाजी उससे पूछते हैं कि जब हाइडी को सच में किसी की जरूरत थी तब वह उसे यहाँ छोड़कर चली गई थी और अब अचानक उसके भविष्य की चिंता क्यों हो रही है। वह साफ कहते हैं कि हाइडी कहीं नहीं जाएगी। डेटे वहां से लौटने का नाटक करती है, लेकिन सीधे उस मैदान में पहुंचती है जहां हाइडी पीटर के साथ बकरियां चरा रही होती है। वह हाइडी को फ्रैंकफर्ट के बड़े घर, अच्छे कपड़ों और उसकी उम्र की लड़की के बारे में बताती है। हाइडी साफ कहती है कि उसे अपने दादाजी को छोड़कर कहीं नहीं जाना। तब डेटे झूठ बोलती है कि दादाजी ने ही उसे फ्रैंकफर्ट भेजने के लिए कहा है। वह वादा करती है कि अगर हाइडी को वहां अच्छा नहीं लगा तो वह वापस घर आ सकती है। हाइडी दादाजी से गुड बाय कहने की बात करती है, लेकिन डीटी ट्रेन छूटने का बहाना बनाकर उसे तेजी से नीचे ले जाती है। पीटर ये देखकर झोपड़ी की तरफ भागता है और दादाजी को सब बता देता है। दादाजी तुरंत पहाड़ से नीचे दौड़ते हैं, मगर जब तक वह स्टेशन पहुंचते हैं ट्रेन निकल चुकी होती है। उधर हाइडी खिड़की से अपने पहाड़ों को दूर होते हुए देख रही होती है। उसे अब भी लगता है कि कुछ दिनों बाद वह वापस आ जाएगी। लंबी यात्रा के बाद डीटे उसे जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में लेकर आती है। ऊंची इमारतें, भीड़ और बंद गलियां हाइडी के लिए बिल्कुल अलग दुनिया है। एक बड़ी हवेली में उनका स्वागत सेबेस्टियन नाम का नौकर करता है। घर की देखभाल मिस रॉटनमायर करती है, जो बेहद सख्त महिला है और हर काम रूल्स के अनुसार करवाती है। रॉटनमायर को हाइडी का नाम और उसके कपड़े दोनों पसंद नहीं आते। डेटे बताती है कि बच्ची का असली नाम अदलहाइड है और वह 8 साल की है। इसके बाद वह तय किए गए पैसे लेती है और हाइडी को वहीं छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद हाइडी की मुलाकात क्लारा से होती है। क्लारा उससे थोड़ी बड़ी एक शांत लड़की है जो व्हीलचेयर पर बैठती है। हाइडी बिना झिझक पूछती है कि क्या वह चल नहीं सकती। क्लारा बताती है कि अपनी माँ की मौत के बाद वह बीमार हो गई थी और तभी से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। क्लारा हाइडी से अपनी व्हीलचेयर को धक्का देने के लिए कहती है। हाइडी उत्साह में उसे तेजी से कमरे में घुमाने लगती है और व्हीलचेयर एक टेबल से टकरा जाती है। रॉटनमायर आवाज सुनकर वहां आती है, लेकिन क्लारा पूरी गलती अपने ऊपर ले लेती है
ताकि हाइडी को डांट न पड़े। डिनर के समय हाइडी को नाइफ और फोर्क सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता। वह सेबास्टियन और दूसरे नौकरों से सीधे बात करती है, जबकि रॉटनमायर को यह बिल्कुल पसंद नहीं। टेबल पर रखे मुलायम ब्रेड रोल्स देखकर हाइडी 2 रोल्स मांगती है और उन्हें चुपचाप अपने पास रख लेती है। वह इन्हें पीटर की अंधी दादी के लिए जमा कर रही होती है। हाइडी को नहलाकर भारी ड्रेस और शूज पहनाए जाते हैं। रॉटनमायर उसे घर का पूरा टाइम टेबल सुनाती है। ब्रेकफास्ट, लेसन्स, लंच, रेस्ट और सोने तक हर चीज का समय तय है। अगली सुबह क्लारा के प्राइवेट टीचर दोनों को पढ़ाने आते हैं। हाइडी किताब खोलती है मगर उसे एक भी लेटर नहीं आता। एक अक्षर देखकर वह कहती है कि यह किसी पहाड़ जैसा दिखाई देता है। टीचर उसे समझाते हैं कि हर इंसान को पढ़ना सीखना चाहिए। हाइडी कहती है कि पीटर भी पढ़ना नहीं जानता और पहाड़ों पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। रॉटनमायर उसे जंगली और अनपढ़ बच्ची कहती है। वह टीचर को हाइडी को भी पढ़ाने का आदेश देती है, लेकिन साथ ही फैसला करती है कि क्लारा के पिता के वापस आते ही उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। क्लारा इस बात का विरोध करती है और हाइडी को अपने साथ रखने की जिद करती है। एक दिन क्लारा हाइडी को अपनी माँ की पुरानी तस्वीर दिखाती है। तस्वीर में क्लारा अपने पैरों पर खड़ी होती है। वह बताती है कि अपनी माँ की मौत के बाद ही वह बीमार हुई थी और चलना बंद हो गया था। हाइडी अब समझती है कि क्लारा भी अपनी तरह किसी अपने को खो चुकी है। हाइडी दिन भर खिड़कियों से पहाड़ों को ढूंढती रहती है, मगर उसे सिर्फ ऊंची इमारतें दिखाई देती हैं। सेबास्टियन बताता है कि शहर के एक ऊंचे टावर से बहुत दूर तक देखा जा सकता है। दोपहर के रेस्ट के समय हाइडी क्लारा को व्हील चेयर पर बैठाकर चुपचाप घर से बाहर ले जाती है। दोनों भीड़ भरी गलियों में टावर ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। हाइडी अकेले ऊपर चढ़कर चारों तरफ देखती है। उसे उम्मीद है कि वहां से उसके एल्प्स दिखाई देंगे, लेकिन दूर तक सिर्फ फ्रैंकफर्ट का शहर नजर आता है। वह निराश होकर नीचे उतर आती है। वापसी में दोनों को छोटे बिल्ली के बच्चे मिलते हैं और वे उन्हें अपने साथ हवेली ले आती हैं। उधर रॉटनमायर और सर्वेंट्स दोनों लड़कियों को ढूंढकर परेशान हो चुके होते हैं। उनके लौटते ही रॉटनमायर भड़क जाती है। तभी थैले से किटन्स बाहर निकल आते हैं। रॉटनमायर को बिल्लियों से डर और एलर्जी होती है, इसलिए वह चीखते हुए इधर उधर भागने लगती है। सेबास्टियन बिल्लियों को संभालता है, मगर हाइडी को सजा दी जाती है। उसे डिनर नहीं मिलता और पूरी शाम दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा रहना पड़ता है। रॉटनमायर धमकी देती है कि अगली बार उसे चूहों वाले तहखाने में बंद कर दिया जाएगा। यह सुनकर हाइडी फैसला करती है कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। वह पीटर की दादी के लिए बचाए हुए ब्रेड रोल्स उठाती है और मेन डोर की तरफ भागती है। क्लारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हाइडी बताती है कि डीट ने वादा किया था कि जब उसका मन करे वह घर लौट सकती है। रॉटनमायर उसे दरवाजे पर पकड़ लेती है और बताती है कि डीट ने उससे झूठ बोला था। हाइडी को कहीं जाने की अनुमति नहीं है। उसके हाथ से ब्रेड रोल्स जमीन पर गिर जाते हैं। क्लारा यह सब देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि हाइडी उसे छोड़ना चाहती है। अगली सुबह क्लारा की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। रॉटनमायर इसका दोष हाइडी पर डालती है। हाइडी डरते हुए डॉक्टर से पूछती है कि क्या क्लारा सच में उसकी वजह से बीमार हुई है। डॉक्टर बताता है कि क्लारा अब पहले से बेहतर है और हाइडी के आने के बाद वह ज्यादा खुश रहने लगी है। हाइडी जब क्लारा के कमरे में जाती है तो क्लारा पूछती है कि क्या वह इतनी बुरी है कि हाइडी उसके साथ नहीं रहना चाहती। हाइडी समझाती है कि वह क्लारा से नहीं, अपने दादाजी और पहाड़ों से दूर होने की वजह से जाना चाहती थी। क्लारा कहती है कि इस घर में उसके पास हाइडी के अलावा कोई नहीं है। हाइडी उसका हाथ पकड़ती है और फिलहाल यही रहने का फैसला करती है। दिन गुजरते हैं और हाइडी पढ़ने की कोशिश करती रहती है। वह लेटर्स को पहाड़ और ब्रेड जैसी जानी पहचानी चीजों से जोड़कर याद करती है, मगर उसका ध्यान बार बार घर की तरफ चला जाता है। इसी दौरान क्लारा के पिता विदेश यात्रा से वापस आते हैं। उनके साथ क्लारा की ग्रैंड मामा भी आती है। क्लारा उन्हें देखकर खुश हो जाती है और बड़े उत्साह से हाइडी से मिलवाती है। ग्रैंड मामा समझाती है कि अगर वह पढ़ना सीख गई तो उसे कहानी जानने के लिए किसी दूसरे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब हाइडी सच में पढ़ना सीखना चाहती है। ग्रैंड मामा और टीचर उसकी मदद करते हैं। कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद वह पहली बार पूरी पैसेज पढ़कर सुना देती है। क्लारा और सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं। क्लारा के पिता को लगता है कि हाइडी अब हवेली में अच्छी तरह रहने लगी है, इसलिए वह कहते हैं कि वह हमेशा उनके साथ रह सकती है। क्लारा ये सुनकर खुश होती है, मगर हाइडी चुप हो जाती है। हमेशा फ्रैंकफर्ट में रहने का मतलब है कि वह अपने दादाजी के पास कभी वापस नहीं जाएगी। आधी रात को मेन डोर फिर खुलता है और सफेद कपड़ों में एक छोटी आकृति सीढ़ियों से उतरकर बाहर चली जाती है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वह हाइडी है, जो गहरी नींद में चल रही होती है। डॉक्टर उसे अचानक जगाने से रोकता है और धीरे से अंदर लाता है।
होश में आने पर हाइडी बताती है कि उसने दादाजी का सपना देखा था। डॉक्टर पूछता है कि उसे कहीं दर्द हो रहा है या नहीं। हाइडी अपने सीने की तरफ इशारा करती है। उसके कमरे में जमा किए हुए सॉफ्ट ब्रेड रोल्स भी मिलते हैं। हाइडी बताती है कि वे पीटर की अंधी दादी के लिए हैं, क्योंकि वह सख्त ब्रेड नहीं खा सकती। डॉक्टर अब पूरी बात समझ जाता है। हाइडी को गहरी होम सिकनेस है। वह अपने घर को इतना याद कर रही है कि नींद में उठकर पहाड़ों को ढूंढने लगती है। डॉक्टर साफ कहता है कि हाइडी को तुरंत स्विट्जरलैंड वापस भेजना होगा। अगर उसे यहाँ रोका गया तो उसकी हालत और खराब होती जाएगी। जब क्लारा को यह बात पता चलती है तो वह रोने लगती है। वह अपने पिता से हाइडी को यही रखने की जिद करती है। गुस्से और दुख में वह हाइडी से भी कह देती है कि वह अपने दादाजी और पीटर के पास चली जाए। हाइडी जाने से पहले क्लारा से गुड बाय कहना चाहती है, मगर क्लारा अपने कमरे का डोर नहीं खोलती। हाइडी दादाजी की बनाई हुई लकड़ी की चिड़िया सेबास्टियन को देती है और कहती है कि वह इसे क्लारा तक पहुंचा दे। साथ ही वह उससे वादा लेती है कि एक दिन क्लारा को उसके पहाड़ों पर जरूर भेजा जाएगा। उसी दिन सेबास्टियन हाइडी को ट्रेन से स्विट्जरलैंड वापस लेकर जाता है। फ्रैंकफर्ट से दूर जाते ही हाइडी के चेहरे की उदासी कम होने लगती है। माइनफेल्ड पहुंचने पर वह अपने भारी शूज उतार देती है और पहाड़ी रास्ते पर दौड़ पड़ती है। गांव के बच्चे उसके महंगे कपड़े देखकर हैरान होते हैं, लेकिन हाइडी को इन चीजों की कोई चिंता नहीं होती। वह सबसे पहले पीटर के घर पहुंचती है। पीटर और उसकी माँ उसे देखकर खुश हो जाते हैं। हाइडी अपनी टोकरी से ढेर सारे मुलायम ब्रेड रोल्स निकालकर अंधी दादी को देती है। फ्रैंकफर्ट में बचाए गए वे रोल्स आखिर उसी इंसान तक पहुंच जाते हैं जिसके लिए उसने उन्हें जमा किया था। वह पीटर को सॉसेज देती है और फिर पहाड़ की तरफ दौड़ जाती है। झोपड़ी के पास पहुंचते ही हाइडी जोर से दादाजी को आवाज देती है। दादाजी बाहर आते हैं और उसे देखकर कुछ पल अपनी जगह खड़े रह जाते हैं। हाइडी दौड़कर उनके गले लग जाती है और दादाजी उसे कसकर पकड़ लेते हैं। हाइडी की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है, लेकिन अब दादाजी उसकी पढ़ाई को नजरअंदाज नहीं करते। सर्दियां आने पर वह हाइडी को लेकर नीचे गांव में रहने लगते हैं ताकि वह स्कूल जा सके। हाइडी पढ़ना और लिखना सीखती है और क्लारा को अपने पहाड़ों तथा गांव की जिंदगी के बारे में लेटर्स भेजती रहती है। एक दिन टीचर बच्चों से पूछते हैं कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। कोई फार्मर बनना चाहता है और कोई अपने पिता का काम संभालना चाहता है। हाइडी कहती है कि वह स्टोरीज लिखना चाहती है। पूरी क्लास उसकी बात सुनकर हंसती है, लेकिन वह अपना मन नहीं बदलती। गर्मियां लौटने पर एक दिन हाइडी दूर से हॉर्स कैरेज आती देखती है। उसमें क्लारा और ग्रैंड मामा होती हैं। हाइडी खुशी से दौड़कर क्लारा को गले लगा लेती है। ग्रैंड मामा दादाजी से पूछती है कि क्या क्लारा कुछ दिन उनके साथ पहाड़ों पर रह सकती है। दादाजी उसे अपनी मेहमान के रूप में खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। हाइडी क्लारा को साधारण कपड़े पहनने में मदद करती है और उसे झोपड़ी, अटारी, बकरियां तथा चारों तरफ फैले पहाड़ दिखाती है। क्लारा उन सभी चीजों को देखकर खुश होती है जिनके बारे में उसने हाइडी के लेटर्स में पढ़ा था। लेकिन पीटर को क्लारा का आना पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि हाइडी अब उसके साथ समय बिताने के बजाय पूरा दिन क्लारा के साथ रहेगी। अगले दिन वह झोपड़ी के बाहर खड़ी क्लारा की खाली व्हीलचेयर देखता है। उसे लगता है कि अगर व्हीलचेयर नहीं रहेगी तो क्लारा को फ्रैंकफर्ट वापस जाना पड़ेगा। इसी सोच में वह व्हीलचेयर को पहाड़ी से नीचे धक्का दे देता है, जहां वह पत्थरों से टकराकर टूट जाती है। जब व्हीलचेयर नहीं मिलती तो दादाजी जल्दी समझ जाते हैं कि यह काम पीटर ने किया है। वह उसे मारते नहीं बल्कि कहते हैं कि उसका पछतावा ही फिलहाल उसकी सजा है। व्हीलचेयर न होने के कारण दादाजी क्लारा को अपनी पीठ पर बैठाकर ऊंचे मैदान तक ले जाते हैं और पीटर से दोनों लड़कियों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। हाइडी खाने की कुछ चीजें लेने थोड़ी दूर जाती है। उसी समय क्लारा खुद अपनी जगह से उठने की कोशिश करती है। हाइडी पीछे मुड़ती है तो क्लारा अपने दोनों पैरों पर खड़ी होती है। हाइडी और पीटर ये देखकर हैरान रह जाते हैं। हाइडी उसे अपनी तरफ आने के लिए कहती है। पीटर भी पास खड़ा होकर उसका सहारा देता है। क्लारा डरते हुए पहला कदम आगे बढ़ाती है। शुरुआत में उसके पैर कांपते हैं, लेकिन हाइडी उसे लगातार हिम्मत देती रहती है। धीरे धीरे क्लारा कुछ कदम चलने में सफल हो जाती है। कुछ समय बाद क्लारा के पिता उसे वापस लेने पहाड़ों पर पहुंचते हैं। वह अपनी मां पर नाराज होते हैं कि उनकी बीमार बेटी को इतनी कठिन जगह पर क्यों लाया गया। वह क्लारा को तुरंत फ्रैंकफर्ट वापस ले जाना चाहते हैं। तभी क्लारा अपने पैरों पर चलती हुई उनके सामने आती है। उसके पिता कुछ पल अपनी जगह से हिल भी नहीं पाते। क्लारा धीरे धीरे उनके पास पहुंचती है और उन्हें गले लगा लेती है। अपनी बेटी को चलते देखकर उनकी नाराजगी खत्म हो जाती है। जाने से पहले ग्रैंड मामा हाइडी को एक खाली नोटबुक और पेन देती है। हाइडी नोटबुक खोलकर कहती है कि इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। ग्रैंड मामा समझाती है कि इसे भरने का काम हाइडी का है। हाइडी बताती है कि स्कूल के बच्चे उस पर हंसते हैं
क्योंकि वह बड़ी होकर स्टोरीज लिखना चाहती है। ग्रैंड मामा कहती हैं कि हाइडी ने पहाड़ों के साथ फ्रैंकफर्ट की जिंदगी भी देखी है। अगर उसे स्टोरीज लिखने में खुशी मिलती है तो उसे दूसरों की बातों की वजह से अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। क्लारा और हाइडी एक दूसरे को गले लगाकर गुड बाय कहती हैं और दोबारा मिलने का वादा करती है। कैरेज नीचे गांव की तरफ चली जाती है। हाइडी अपनी नई नोटबुक संभाल कर रखती है और फिर पीटर तथा बकरियों के साथ पहाड़ों पर निकल जाती है। आखिरी सीन में हाइडी अपनी देखी हुई जगहों और लोगों के बारे में नोटबुक में लिखना शुरू करती है। फिर वह बकरियों के साथ खुले मैदान में दौड़ती है, अपने दोनों हाथ ईगल की तरह फैलाती है और पीछे मुड़कर मुस्कुराती है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही फिल्मों की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में।